फिर भी कोई वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा लाइन, तो आप मेरे पास आइए, पूछिए। मोस्ट वेलकम। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक जो पढ़ा, क्या वो एनसीईआरटी में मिला कि नहीं मिला? एनसीईआरटी में काफी ज्यादा होता है। फिर ये मैंने समझने के हिसाब से पढ़ा है, ताकि चीजें अगर एनटीए अगले साल 19 भी निकालें तो दिक्कत नहीं आए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इस साल पेपर बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। और इस साल जो चीजें हो रही उसमें कहा जा रहा है बार बार कि इतने बच्चों के 720 इसलिए आए क्योंकि क्वेश्चन पेपर आसान था, तो इसलिए एनटीए भी अब इस बारे पे ध्यान देगा। और अब अभी आगे देखते हैं क्या होता है, इसलिए आपको तो पूरी तरह से तैयारी रहना है। आज फैसला है। ईएलपी मिली नहीं मिली? आज सॉल्व कीजिए। आपकी असली परीक्षा तभी है जब क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लास में मैंने क्या पढ़ाया वो तभी प्रूव होगा जब आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आता है तो आपने अच्छा पढ़ा, और नहीं आता है तो कितना भी पढ़ाओ कुछ नहीं पढ़ा। सीधी बात। तो क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर्स आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइंस को आपको पढ़ना है बेटा। एनसीईआरटी को अगर मैं यहाँ खोल के इसे एक एक लाइन पढ़ाऊंगा ना तो बच्चों वाला काम हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी की चीजें ही समझाई जा रही है, वही बताई जा रही है। फिर भी कुछ होता है कि चलो एनसीईआरटी का यार ये वाला पार्ट ऐसा है मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, तो मैं सर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, समझता हूँ। ठीक है? अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आप एनसीईआरटी ना पढ़ के नोट्स भी पढ़ के चल गए ना, एक भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा, चिंता मत करो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस आपको याद होनी चाहिए, किस फ्रेम में लिखी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज वहां पर एनसीईआरटी से हो सकती है, तो आप वहां कंफर्टेबल रहेंगे। सर एक डाउट था, बताए बेटा। जैसे इतने एग्जांपल्स आपने जो लिखे हैं सर, ये सारे आपको सारे मतलब इतने तो एनसीईआरटी में नहीं है, वही पूछना है कि एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी एग्जांपल को आप हाईलाइट कर लीजिए। पार्टी नियम है उसमें। एनसीईआरटी बेटा एम्ब्रोसिया पूछा जा चुका है पहले, है फीवर। हाँ, तो ये एक जरूरी एग्जांपल है जो मुझे बताना आपको जरूरत पड़ेगा। लेकिन एमेरेथस चिनोपोडियम इस तरह के एग्जांपल आप पहले से जो एनसीईआरटी में नहीं है वो कब याद कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जांपल को हाईलाइट कर लीजिए वहां पर, हल्का सा याद कर लीजिए। ठीक है? अभी आप पहली बार तो एटलीस्ट पूरा याद कर लीजिए, जब आगे रिवाइज करेंगे तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है यार। हल्का फुल्का तो क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ो। और इस लेवल पे स्पून फीडिंग पे अगर जाएंगे ना तो कभी कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम आपको देना है। मैं कितना ही बहला के निकल जाऊंगा क्लास में, एग्जाम आपको देना है बेटा, वहां आपको बैठना है, क्वेश्चन से आपको जूझना है। इस सच्चाई से मुंह मत मोड़ना। आपको वहां पर बैठ के एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन से लड़ाई करनी पड़ेगी। घर पे आप इस चीज को पहले से तैयारी में लाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो लड़ना सीखोगे। तलवार उठाना तो आता नहीं है और पहुंच गए युद्ध में, फिर तो इसलिए तलवार उठाना खुद सीखना पड़ेगा। मतलब उसका लिंक बनाइए, ये मत कहना तलवार कहाँ है। चलिए तो आज भी आगे बढ़ते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आगे चलते हैं। तलवार आपकी एनसीईआरटी है, आपका मॉड्यूल है, आपकी ईएलपी है, आप इसे प्रैक्टिस पे लाइए बेटा। बालक बहुत घातक है आपकी क्लास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे आज हम चर्चा करेंगे।
और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सब बच्चे जानते हैं। गाइनोशिया Yes, sir. जिसकी यूनिट को Officially. कार्पेल या पिस्टल कहते हैं। कार्पल अगर फ्लावर में एक है तो उसे आप मोनोकार्पिलरी के नाम से पुकारते हैं। जैसे फैबेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली में ऐसा है। अगर एक से ज्यादा है उसे पोली या मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। अगर पोली कार्पिलरी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है तो एक से ज्यादा कार्पल हो सकता है एक दूसरे से फ्री है तो उन्हें आप एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि सारे आपस में फ्यूज्ड है तो उसे सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। ठीक बात है। यहाँ एपोकार्पस कंडीशन में आप माइकेलिया का एग्जांपल दे दीजिए। एनसीईआरटी में ही दे रहे हैं। रोज और नोटिस भी एग्जांपल है लेकिन आप माइकेलिया लिख लीजिए जिसे आप चंपा कहते हैं। बेटा यहाँ पेपेवर आएगा, यहाँ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आएगा। इसे आप पेपेवर तो आप जानते हो ना, ओपियम है बेटा, और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज है बेटा। समझ पा रहे? Yes, sir. सब बच्चे अपने अपने एनसीईआरटी बुक देखेंगे। बताओ, कह रहे हो एनसीईआरटी पढ़ाओ और एनसीईआरटी हम लाए नहीं, कैसे काम यही तो बात है। यहाँ पहला ये हिबिस्कस के लिए है। हिबिस्कस में कंडीशन सिनकार्पस की है और यहाँ G5 कंडीशन होती है बेटा, मतलब 5 कार्बन यहाँ पर है। गाइनोशियम कितने? 5 है। यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, लेकिन फ्यूज्ड कंडीशन में ओवरी फ्यूज्ड है, स्टाइल फ्यूज है, लेकिन स्टिग्मा फ्री है। अगर हम हिबिस्कस की बात करते हैं तो यहाँ G5 कंडीशन है, मतलब कि 5 कार्पल इसके फ्लावर में होती है और इन 5 कार्पल में स्टाइल और ओवरी फ्यूज्ड है लेकिन स्टिग्मा फ्री होती है। ये ध्यान रखिए। पेपेवर के अंदर
आपको कंप्लीट फ्यूजन नजर आएगा। यहाँ पर सारे आपस में फ्यूज हैं, यहाँ पर मैनी कार्पल्स होते हैं, यहाँ पर नंबर डिसाइड नहीं कि मैनी कार्पल्स होते हैं और वो सारे आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं। ये पेपेवर के लिए आपको डायग्राम है, ये हिबिस्कस के लिए आपको डायग्राम है, ये चंपा के लिए, माइकेलिया के लिए आपको डायग्राम है। इसमें आपको यहाँ पर हर एक कार्पल फ्री 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 दिख रही है। समझ पा रहे बेटा? तो यहाँ पर एपोकार्पस कंडीशन होगी, यहाँ पर बेटा सिन कार्पस कंडीशन होगी। तो एपो और सिन कार्पस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आ रहा है? अगर इस तरह का डायग्राम देके पूछा जाएगा तो माइकेलिया, ये रहा पेपेवर, ये रहा हिबिस्कस, ये आपको आना चाहिए। राइट बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए हम? नेक्स्ट में लीजिए, तो नेक्स्ट माइक के लिए आपको याद रखना है, लोटस और रोज भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परंतु पता अगर हम कार्पल की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये बेटा यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यहाँ पर है, जो थैलेमस पर है बेटा। स्टिग्मा ये एक प्रकार का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन के लिए। स्टाइल जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ लोअर जो स्वेलन पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलते हैं बेटा, जो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे डेवलप होते हैं, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल डेवलप होते हैं क्योंकि ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा के ऊपर क्या लगेंगे, ओव्यूल। ये ध्यान दीजिए। अब ओव्यूल के नंबर जितने होंगे ओवरी में, उसकी बेसिस पर फ्लावर, ये जब सीड या फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर सीड भी उतने ही बनेंगे। यस सर। जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड बनेंगे। तो क्या आप फ्रूट को देखकर पता लगा सकते हो कि इसके अंदर ओव्यूल एक रहा या ज्यादा रहा? यस सर। तो बताओ, मैंगो के अंदर ओव्यूल, पपाया में ओव्यूल, वाटरमेलन में, तो हम ओव्यूल के नंबर पता लगा सकते हैं उसके अंदर सीड को देखकर। तो यहाँ पर अगर हम इस बेसिस पर ओव्यूल के नंबर की बेसिस पे आज हम डिवाइड करें तो बच्चों यहाँ पर ये सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है,
सिंगल ओव्यूल भी अंदर हो सकता है और यहाँ पर मैनी ओव्यूल भी हो सकते हैं। सिंगल ओव्यूल मतलब कि ओवरी के अंदर आप बच्चे देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ही ओव्यूल डेवलप हो रहा है। और अगर ऐसा है तो इसके लिए एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, वीट है, राइस है, आराम से। राइस को क्या मैं पैडी के नाम से पुकार दूं बेटा? यहाँ पर मैज है, मैंगो है, इनके अंदर बेटा आपको सिंगल ओव्यूल नजर आएगा। लेकिन अगर ये मैनी ओव्यूल ये ओवेरियन वॉल पे लगे होते हैं बेटा। पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड है, ओवरी की वॉल पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा पर क्या डेवलप होते हैं? ओवरी। ओवरी की वॉल पर, ओवरी के ऊपर नहीं, ओवरी के ऊपर का मतलब मैं इधर समझूंगा बात। ओवरी की इनर वॉल पर कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं और प्लेसेंटा पर ओव्यूल डेवलप होते हैं। अब ओव्यूल शब्द आ रहा है बार बार, तो ओव्यूल है क्या साहब, ये भी जान लेते हैं। सिस्टम से चलिए, सीक्वेंस से चलिए, चीजें अपने आप याद होती है। आइकॉन नहीं होता है वो टाइप से, आइस व्हाट आइस जल कुंभी कहते हैं बेटा। आ जाइए अब ध्यान से इधर वो नहीं हुआ था क्या? बस रफ्तार में ही कमी है आप लोगों की, बाकी सब मामला सही चल रहा है। आज गर्मी टाइम कुछ हुआ है क्लास हल्का सा पढ़ाई में ध्यान करना आप लोगों का, मस्ती में जा। बोर्ड पे देखो इधर, ओव्यूल, इसे आप मेगास्पोरेंजिया के नाम से पुकारेंगे। अब मैं जो प्रश्न पूछूं उसका आंसर आना चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहा था? पॉलन सेक को। स्पोरेंजिया पॉलन सेक को कहा था।
उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने माइक्रोस्पोर बनाएगा, तो जो माइक्रोस्पोर बनाएगा वही तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहा? समझ पा रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट किसको कहा? पॉलन को कहा। समझ पा रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल किसको कहा? स्टमन को कहा, जिसमें एंथर फिलामेंट दोनों। ये चीजें मुझे टिप्स पे चाहिए हर एक बच्चे। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? मेल गैमेटोफाइट क्या है? यहाँ कार्पल के स्ट्रक्चर में मुझे बताइए, कार्पल को क्या कहूंगा मैं? मेगास्पोरोफिल कहूंगा। मेगास्पोरोफिल पे क्या लगेगा? मेगास्पोरेंजिया। वो क्या है? क्या इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल आएगी? मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगी। मेगास्पोर डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जैसे माइक्रोस्पोर ने डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनाएगा, उसी तरह से मेगास्पोर डेवलप होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो से फीमेल गैमेटोफाइट। सारे सीक्वेंस बन रही है भाई। दोबारा फिर मेगास्पोरोफिल क्या है? कार्पेल। मुझे आंसर मिलना चाहिए। मेगास्पोरोफिल क्या है? मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजिया क्या है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो से। मतलब पूछा उसका आंसर दो। मैं दोबारा फिर पूछता हूँ, थोड़ा सा जिसको नहीं आ रहा मेरे को बताना बेटा। मेगास्पोरोफिल क्या है? सबको क्लियर है? मेगास्पोरेंजिया क्या है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? क्योंकि आप सीक्वेंस बनाते हैं। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगी। मेगास्पोर डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इस तरह से माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं? वेरी गुड। माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहते हैं? पॉलन सेक को। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? माइक्रो मेगा सुन लो पहले। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट क्या है? अब तो आ रहा है। ओव्यूल को आपने मेगास्पोरेंजिया कहा, और थोड़ा अच्छे से कहूँ, एवोल्यूशन के हिसाब से कहूँ तो इसको मैं यहाँ इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया कहूंगा। ये बात मैंने समझाई थी आपको पहले दिन। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया के नाम से पुकारूंगा बेटा, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। एक बात एवोल्यूशन में बोर्ड पे बेटा आराम से, अभी पहले इधर देखो, अभी नोट करना। एवोल्यूशन में जो पहली बार ओव्यूल आया था वो इस प्रकार का ओव्यूल था। एवोल्यूशन में जो पहली बार ओव्यूल आया वो इस प्रकार का ओव्यूल था बेटा। इस प्रकार का ओव्यूल आपको देखने को मिला एवोल्यूशन में जो पहली बार ओव्यूल आया। पता है ये जो ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग आपको दिख रही है, इधर देख लेना सब बोर्ड पे, बाद में नहीं पूछेगा कोई। ये आपको जो कवरिंग दिख रही है, ये कवरिंग, ये कवरिंग, ये दो कवरिंग, ये इंटेगुमेंट है बेटा, ठीक है।
यहाँ ये जो मैंने यहाँ पर स्पेस बनाया, ये न्यूसीलस है बेटा। क्या होती है अभी सब बताऊंगा मैं आपको। न्यूसीलस कहाँ से आई सब बताऊंगा आपको। ये अंदर का चेम्बर एम्ब्रियो सेक है बेटा। यस सर। ये अंदर का पूरा चेम्बर किस नाम से पुकारा जाएगा? एम्ब्रियो सेक के नाम से पुकारा जाएगा। ये चेम्बर जितना भी मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ये एम्ब्रियो सेक बनेगा। यहाँ ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ओव्यूल का जो माउथ, ओव्यूल का जो फ्रंट होता है जहां पर इंटेगुमेंट आपको एब्सेंट दिख रही है, ओव्यूल का जो फ्रंट होता है जहां पर इंटेगुमेंट आपको एब्सेंट दिख रही है, वहां उस एरिया को आप माइक्रोपाइल के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोपाइल। ये थोड़ा इधर इधर आपको जो आता है वो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। जो बेस ऑफ ओव्यूल है उसे आप यहाँ पर चलाजा के नाम से पुकारते हैं। ये जो स्टॉप जिस पर ओव्यूल लगा है फ्यूनिकल कहलाता है। जहां से ये ओव्यूल से यहाँ पर जहाँ जुड़ता है फ्यूनिकल, उसे हाइलम कहते हैं। लेकिन क्योंकि जिस ओव्यूल को मैं देख रहा हूँ उसमें हाइलम इतना अच्छे से ऑब्जर्व आपको नहीं है, अभी मैं एक और ओव्यूल बनाऊंगा उसमें अच्छे से ऑब्जर्व होगा। लेकिन पहले सुन लीजिए, क्या आपको इस वाले ओव्यूल में माइक्रोफाइल, चलेजा, फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं? और एवोल्यूशन में जो पहली बार ओव्यूल आया था उसके अंदर माइक्रोफाइल, चलेजा, फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में थे। इस प्रकार के ओव्यूल को आप एट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर ऑर्थोट्रोपस के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल भी कहलाता है बेटा, एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस भी कहलाता है। तो सबसे पहले एवोल्यूशन में ओव्यूल कहाँ आया? ब्रायो में, इत्यादियों में, जिम्नो में, एंजियो में कहाँ आया? तो जिम्नो का ओव्यूल कैसा है? Yes. और पहला सीड कहाँ बना? जिम्नो में। सीड हैबिट की शुरुआत कैरिडो में। सीड हैबिट की शुरुआत पहला सीड कहाँ बना? तो पहला ओव्यूल कहाँ? तो जिम्नो का ओव्यूल कैसा? तो एवोल्यूशन में पहले यही तो है। सही है। अब यहाँ जब हम बात करें तो ये जिम्नो में, लेकिन कुछ एंजियो पॉलीगोनम में भी होता है ऐसा ओव्यूल। लेकिन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल आया वो एनाट्रोपस आया। कौन सा आया? ऐसे तो ओव्यूल के बहुत टाइप होते हैं, बहुत सारे, सर्सिनोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, खूब टाइप है। एनाट्रोपस, एट्रोपस, बहुत सारे टाइप है। लेकिन आपको तो दो ही याद रखना है, एट्रोपस और एनाट्रोपस। अब एनाट्रोपस में बनाऊंगा तो फ्यूनिकल को पकड़ो और घुमा दो यहाँ तक 180 डिग्री, ले आओ यहाँ तक, ले आए, पकड़ के और 180 डिग्री फ्यूनिकल को, ये ऐसे रहना चाहिए, ये ऐसे ही रहना चाहिए। फ्यूनिकल को घुमा रहे हैं हम, और फ्यूनिकल को घुमा के जब 180 पे ले आएंगे तो आपको ओव्यूल कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ये फ्यूनिकल को पकड़ के ये घुमा दिया, समझ पा रहे? बाकी वो देखो माइक्रोपाइल जगह पे, चलेजा जगह पर है, यहाँ पर ये देखिए आप, ये देखिए दोनों, और ये फ्यूनिकल जो नीचे था उसी को तो पकड़ के ही ले आया हूँ मैं। लेकिन इसको मैं ये डायग्राम थोड़ा इसका मुंह ऐसे करके बनाऊंगा, अभी समझ जाना, ध्यान देना इधर। आ जाओ बेटा, हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, अगले पत्ते पे जगह बना के बनाते हैं, वापस आ जाएंगे वहीं पर।
इमेज बन पा रही है? ये वो प्लेसेंट था जिसके ऊपर ओव्यूल डेवलप हुआ है, वहां ये उल्टा बना है, मैंने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसको सीधा कहो या इसको सीधा कहो, लेकिन बचपन से तो अपन ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं, तो सीधा हमारे लिए तो यही है। अब एनसीईआरटी जो भी बना रही हो, हम तो सीधा इसको कहते हैं, लेकिन आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे, तो इसलिए अभी जो मैं बताऊं ध्यान रखना। यहाँ पर लेवलिंग करूंगा मैं, पहले ये क्या बना रहा हूँ? अरे बहुत बढ़िया, आज हो गया। लेवलिंग करते हैं। ये क्या है? आउटर इंटेगुमेंट, और ये क्या है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर उठ के आ जाऊँ, बोले आप कर लो जो करना है, ये कैसे हिसाब से ऐसा ओव्यूल जिसमें दो इंटेगुमेंट होती है, बाइटेगमिक कहलाता है। बाइटेगमिक, जिसमें दो इंटेगुमेंट है। हर ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट तो जरूरी ओव्यूल यूनिटेगमिक भी होते हैं, लेकिन आपके लिए तो बाइटेगमिक है, एनसीईआरटी वही दे रही है। सही है? बहुत दुखी हो रहा है हमारा। इधर देखिए बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये जहां से ये इसके साथ फ्यूज हो रहा है ओव्यूल के साथ, इसको क्या कहोगे? क्या इस वाले ओव्यूल में फ्यूनिकल एक्सटेंड होकर इधर तक जा रहा है? तो एक उभार, एक रिज यहाँ पर दिख रही है, उभार, रिज कहते हैं उसको। और जो रिज यहाँ पर इस फ्यूनिकल के एक्सटेंड होने से बन जाती है, उसको आप यहाँ पर रैफी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रैफी क्या है? एक प्रकार की रिज है, एक प्रकार का उभार है, और ये उभार किसके वजह से बना? फ्यूनिकल के एक्सटेंड होने से। बच्चों, एप्रोपस ओव्यूल में रैफी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फ्यूनिकल तो यही रुक गया, वहां आगे जाएगा, तो इसलिए वहां पर रैफी देखने को आपको कहां पर मिलेगा? एनाट्रोपस। इस तरह के ओव्यूल को आपने एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से पुकारा है। मोस्ट ऑफ जो स्पर्म में इसी प्रकार का ओव्यूल होता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ ध्यान रखो बेटा,
ये अंदर की तरफ एम्ब्रियो सेक है। Yes, sir. इस एम्ब्रियो सेक को मैं अलग से डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। पहले आप सभी बच्चे डायग्राम्स बना लो। इसको थोड़ा बीच में ले आते हैं डायग्राम। इससे पीछे वाला तो गया था। इससे पीछे तो ये तो नोट कर लिया ना सब। बना दो बेटा। आगे बढ़े। कैरमा सेल बताइए ना पहले, मेरा लेयर भी बताइए। सर क्या नाम था? उनका ट्यूशन तो कैपिटल लेके अंदर डालती है। पैरम कैरमा सेल ऑर्थो का मतलब एवोल्यूशन में फर्स्ट टाइम आने वाले को कहा है। ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब हड्डी से मत ले लो। जिसमें किसी भी तरह की कोई कर्विंग नहीं है उसको ऑर्थोट्रोपस कहा है। जब कर्विंग शुरू होने लग जाती है तो एनाट्रोपस, टेम्पाइलोट्रोपस, अर्सिनोट्रोपस इस तरह की और भी लगती है। एम्फिट्रोपस ये भी बनाई दो साथ में। Obturators. ये फाइबर है बेटा, जो प्लेसेंटा और ट्यूनिकल से निकले होते हैं। ऑब्टूरेटर, जब पॉलन ट्यूब आएगी ना, पॉलन ट्यूब आएगी तो वो इसी पे टकरा के इधर मुड़ेगी, ऑब्टूरेटर पे।
ये जो मैंने यहाँ डार्क लाइन बनाई है ये वैस्कुलर टिश्यू है बेटा, वैस्कुलर सप्लाई के लिए है। हो गया टाइम ना? खुली जगह पे बनाइएगा डायग्राम, अभी इसमें आगे और कुछ करना है। ठीक है चले, मतलब थोड़ा आसपास जगह तो है ना, बिल्कुल ही। हाँ चले, ओके बेटा, अच्छा पलट रहा हूँ, जल्दी कर। फाइबर है जो पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे। पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए तीन चीजें, पहला ट्यूब न्यूक्लियस वो आगे बढ़ा रहा है, दूसरा ऑब्ट्यूरेटर और तीसरा सिग्नल। आगे आएंगे। हाँ अब मैं एम्ब्रियो सेक को अलग से बना रहा हूं क्योंकि उसी में लेबलिंग करते तो बहुत किचपिच हो जाता। देखिएगा एम्ब्रियो सेक में ये एक सेल मैंने यहाँ पर, ये सेल है पूरी सेल है ये, और यहाँ इसके ये दो न्यूक्लियस ये रहे और ये सेल के अंदर सेल, ये तीन सेल ऊपर और तीन सेल। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यहाँ ये इन जो ऊपर वाली जो सेल है एंटीपोडल सेल के नाम से पुकारी जाती है। क्या कहते बेटा? एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी। ये वाली यहाँ बड़ी सेल क्या है और इसके साथ में ये दो क्या है, सिनर्जिड। इन तीनों को एक साथ मिलाकर एग एपरेटस। बच्चे बात नहीं बिल्कुल इधर। सिनर्जिड पर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको आप फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से पुकारते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस न्यूसिलस में धसे हुए हैं, बाहर न्यूसिलस है ना, उसके अंदर धसे हुए हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेने का काम कर रहे हैं। पहला काम तो यही है इनका, फिलीफॉर्म एपरेटस का, न्यूसिलस से न्यूट्रिशन खींच रहे हैं। ये पूरी बड़ी सेल सेंट्रल सेल के नाम से पुकारी जाती है, ये पूरी बड़ी सेल, और ये दोनों यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन से पहले आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। आएगा आगे।
अभी मुझे जल्दी बताओ सेंट्रल सेल की प्लॉइडी, पोलर न्यूक्लियाई भी यहाँ पर एन और दोनों, एग सेल की प्लॉइडी, सिनर्जिड की प्लॉइडी, पूरा एम्ब्रियो सेट। सिनर्जिड का काम है केमिकल सिक्रेशन। जब सिनर्जिड केमिकल, पहला काम तो मैंने बता ही दिया था, न्यूट्रिशन ले रही है और साथ के साथ में केमिकल भी सिक्रेट कर रही है। और ये केमिकल सिक्रेशन जब यहाँ ये देखिए, जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन से जब पॉलन ट्यूब आ रही है तो उसको तीन चीजें गाइड करेगी। पहले ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा यहाँ पर ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर क्या है? फाइबर। इन फाइबर से टकराकर ये माइक्रोपाइल की तरफ हो जाती है। और तीसरा सिनर्जिड से सिक्रीट होने वाले केमिकल। इसका मतलब केमिकल के रेस्पॉन्स में मूवमेंट हो रही है, और जो केमिकल के रेस्पॉन्स में मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या सभी बच्चे कीमोटैक्टिक और कीमोट्रॉपिक में डिफरेंस जानते हैं? वेरी, मैं समझ गया। कीमोट्रॉपिक और कीमोटैक्टिक दो शब्द आते हैं। कीमोट्रॉपिक का मीनिंग होता है डायरेक्शनल ग्रोथ, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करना। ग्रोथ वाली मूवमेंट है डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे आपने एक प्लांट को जमीन पर ऐसे पटक दिया हॉरिजॉन्टल, उसका स्टेम लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रो कर रहा है। रूट उसकी जमीन की तरफ, नीचे की तरफ, ग्रेविटेशन की तरफ, जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है। ग्रोथ वाली मूवमेंट है जिसमें डायरेक्शन की, पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ग्रो कर रहे हैं। लेकिन टैक्टिक मूवमेंट में लोकोमोटरी मूवमेंट आती है, इसके अंदर चल के जाते हैं। यहाँ लोकोमोटरी मूवमेंट है बेटा, जिसके अंदर चल के जाते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा के मेल गैमेट आर्किगोनिया की तरफ चल के जाते हैं। फ्लैजिला होती है उसके पास। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के मेल गैमेट पानी में आर्किगोनिया की तरफ चल के जाते हैं। और जो लोकोमोटरी मूवमेंट होती है उसको क्या कहोगे? तो जब ब्रायोफाइटा सर पढ़ाएंगे, वहां अगर कहें कि मेल गैमेट टुवर्ड्स आर्किगोनिया केमिकल के रेस्पॉन्स में जा रहे हैं तो मूवमेंट कौन सी होगी? यहाँ पोलन ट्यूब ग्रो करके जा रही है तो पोलन ट्यूब की मूवमेंट कौन सी होगी? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। पोलन ट्यूब को तीन चीजें कौन सी गाइड करती है, बात समझ में आ रही है? ट्यूब न्यूक्लियस, ऑब्टूरेटर और सिनर्जिड के केमिकल। एक सिनर्जिड एक्सिस केमिकल सिक्रीट करके डीजनरेट होती है और वो जगह बनाती है पोलन ट्यूब को अंदर जाने की। वो फर्टिलाइजेशन समझाते टाइम पर मैं आपको बताऊं तो सिनर्जिड केमिकल सिक्रीट करती करती क्या हो जाती है? आ जाए यहाँ पर। अब अगर इसी बात को आप यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं तो मैं अब एक सीधी लेबलिंग कर रहा हूं, एम्ब्रियो सेक। ये पूरी स्ट्रक्चर किस नाम से पुकारी जाएगी? एम्ब्रियो सेक की प्लॉइडी बोलो। मेरे बच्चों बात आ रही है समझ में? न्यूसिलस की प्लॉइडी बोलो। 2N, यही तो बात है।
न्यूसिलस तो बाहर है ना? अच्छा, इंटेग्यूमेंट की प्लोइडी बोलो। 2 है। इस वाले की प्लोइडी बोलो। अरे ओव्यूल तो पहले डिप्लॉइड डेवलप हुआ है, उसके अंदर एम्ब्रियोसेक को मेगास्पूर मदर सेल ने मियोसिस करके बनाया है। तो इंटेग्यूमेंट है या 2 है? न्यूसिलस, एम्ब्रियोसेक, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग सेल, ये याद रहेगा सब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ चलाजे लैंड और नीचे की तरफ माइक्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन आपको इसको उल्टा सोचना। जो भी एनसीईआरटी आंसर, जो भी क्वेश्चन पूछेगी उसका आंसर आपको एट्रोपस ओव्यूल के हिसाब से देना है। ये कान खोल के सुन लेना। आपके लिए माइक्रोफाइल किधर होगा, चलाजा किधर होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक पूछ लेते हैं, पोजीशन ऑफ पोलर न्यूक्लियर। अब हम एग एपरेटस, बेलो, एंटीपोडल, none of these। कुछ समझ पा रहे हैं क्या? एग एपरेटस किधर है? ऊपर है। तो ऊपर एग एपरेटस अगर ऊपर है तो एग एपरेटस के अबव है कि बिलो है? तो पहला नहीं चलेगा। बिलो एंटीपोडल, एंटीपोडल के नीचे थोड़ी है, ऊपर है, तो आपका आंसर ये वाला होता है। अरे बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो आपको माइक्रोफाइल एंड ऊपर सोचना है और चलाजे लैंड नीचे। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी आंसर देना है आपको एट्रोपस ओव्यूल के हिसाब से देना है। तभी तो एनसीईआरटी ने वो ओव्यूल ऐसे घुमा के बना दिया ऊपर की तरफ। तो आपका आंसर किसके हिसाब से होगा? एट्रोपस के हिसाब से। एम्ब्रियो सेट बना लिया सबने? हाँ, एक बात और सुन लो, इधर उस डायग्राम में मॉडिफाई करना। जब ये पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो इंटेग्यूमेंट सीड कोट बनाएगी। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर टैगमेंट, ये दोनों सीड कोट के ही नाम है बेटा। सीड कोट, मुझे जल्दी बताओ सीड कोट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आगे चलकर इंटेग्यूमेंट जब सीड कोट बनाए तो उसको आप यहाँ पर 2n कहेंगे। जब सीड डेवलप हो जाएगा तो न्यूसिलस डीजनरेट हो जाएंगे, लेकिन किसी किसी प्लांट में न्यूसिलस परसिस्ट करती है, रह जाती है, और जब न्यूसिलस रह जाती है तो उसे पेरिस्पर्म के नाम से पुकारते हैं। जब न्यूसिलस प्लांट के अंदर वैसे तो नॉर्मली क्या हो जाती है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन खींच लिया जाता है और न्यूसिलस का न्यूट्रिशन ले लेंगे तो न्यूसिलस डीजनरेट। लेकिन जहां न्यूसिलस रह जाती है उसे किस नाम से पुकारेंगे? पेरिस्पर्म का मिलना आपको बिल्कुल बेटा काली मिर्च में मिलेगा, आपको अरंडी कैस्टर में मिलेगा, ब्लैक पेपर में मिलेगा, कैस्टर में मिलेगा। ये आपको यहाँ पर इस तरह से पेरिस्पर्म डेवलप होती हुई वहां पर 2 एग्जाम्पल ध्यान रखिए। बीट बिल्कुल वो भी, हाँ एनसीईआरटी बीट सीड में भी मिलेगा
ये यहाँ पर आपको बीट रूट जनरली मुंह पे है हमारे, लेकिन बीट रूट में नहीं, सीड में होता है, क्योंकि सीड है तो यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि इनके अंदर आपको पेरिस्पर्म किसको कहते हैं बेटा? जब रह जाती है उसको पेरिस्पर्म कहा जाएगा। तो यहाँ पर कैस्टर है, ब्लैक पेपर है, बीट सीड है, इनके अंदर आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलेगा। माइक्रोपाइल का, अगर ओव्यूल है तो माइक्रोपाइल का काम है पॉलन ट्यूब के एंट्री। जब सीड में यही माइक्रोपाइल दिखेगा तो वहां मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो माइक्रोपाइल अगर ओव्यूल में है तो पॉलन ट्यूब के एंट्री के लिए, और माइक्रोपाइल सीड में है तो मॉइस्चर के लिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ लेना ध्यान से, ये सीड का माइक्रोपाइल पूछ रहा है कि ये ओव्यूल का माइक्रोपाइल पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर जाएगा। तो ये मॉडिफिकेशन थोड़ा यहीं पर कर लीजिए, ठीक रहेगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा जो लिखा है उसको लिख लीजिए। चलिए आगे आ जाओ। जब सीड बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पर ये इंटेगुमेंट सीड कोट बनाती है, न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाती है, फ्यूनिकल टूट जाता है। अगर किसी किसी के अंदर फ्यूनिकल रह जाता है तो उस केस में वो एक छोटे से उभार की फॉर्म में सीड पे दिखता है आपको। आप मटर में देखिए, मटर में दाने जो लगे रहते हैं छोटा छोटा फ्यूनिकल वहां रहता है। आगे चले। आपने क्या बताया था, काउंटर इंटेगुमेंट में इंटेगुमेंट जो होता है उसको चेक करते हैं, दो इंटेगुमेंट, वो तो यूनिट टेक्निक बाय टेक्निक होती है। ये न्यू आ गया अभी, ये तो हो गया यार। नेक्स्ट लेक्चर में सब एनसीईआरटी लेके आना। यस सर। बेटा हटा दे। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट, ओव्यूल किस तरह से प्लेसेंटा पर डेवलप होता है ओवरी के अंदर।
चलिए सर, बोर्ड पे देखिए, पहली बार जब ओव्यूल डेवलप होता है तो एक उभार कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल की पैपिला बनती है। मेरिस्टेमेटिक सेल, ये तो क्या डेवलप हुआ बेटा? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल जो एपिडर्मिस से सराउंडेड है। ये इसी को मैं यहां बाहर लेके आ रहा हूं, ये लीजिए। ये यहां पर ये तो है एपिडर्मिस, इसके अंदर ये रही मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यही मेरिस्टेमेटिक सेल जब परमानेंट सेल में कन्वर्ट होती है तो इसे आप न्यूसिलस के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये पैरेन्काइमा सेल्स बन रही है। पैरेन्काइमा सेल्स, और ये पैरेन्काइमा सेल मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट में डेवलप होती है ना, तो पैरेन्काइमा बनाएगी और इसी पैरेन्काइमा सेल को किस नाम से पुकारेंगे? न्यूसिलस। न्यूसिलस की प्लॉइडी बताओ बच्चों। 2n। अभी सब की सब 2n है, सारा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। अभी क्या क्या हुआ अभी तक इमेज बन पा रही है आपको? ओवेरियन वॉल पर इनर साइड पर एक कुशन जिसे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल की पैपिला जो एपिडर्मिस से सराउंडेड है, और उसी मेरिस्टेमेटिक सेल जब परमानेंट सेल में कन्वर्ट होकर पैरेन्काइमा में जाती है तो उसे किस नाम से पुकारा? एक बात से बता, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल है और नीचे की तरफ चला, आपका यही रहेगा व्यू। ऊपर माइक्रोपाइल है और नीचे चला। अब इसी में से एक सेल न्यूसिलस की ही सिंगल सेल न्यूसिलस की ही सिंगल सेल मॉडिफाई हो रही है, कलर डार्क हो रहा है, जिसे आप आर्किस्पोरियल सेल के नाम से पुकारते हैं। यही नाम कल भी आया था। बाकी की सेल न्यूसिलस एज इट इज यहां पर है। आर्किस्पोरियल सेल बन रही है। इस आर्किस्पोरियल सेल में
माइटोसिस हो रहा है। और आर्किस्पोरियल सेल में जब माइटोसिस होगा तो दो सेल्स बन रही है, अपर स्मॉल लोअर लार्ज। यहां पर न्यूसेलस, जो येलो येलो है सब न्यूसेलस है। जो अपर स्मॉल है उसे आप प्राइमरी पैरिटल सेल, लोअर लार्ज प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अरे ये कल भी तो यही आया था। ठीक है, यही प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, सिंगल सेल बेटा, सिंगल एक सेल आगे चलकर मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल क्या बनाएगी? मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी। और यहाँ ये जो प्राइमरी पैरिएटल सेल है ये आगे की तरफ माइटोसिस करके इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूसेलस, ये न्यूसेलस का अमाउंट बढ़ाएगी। मेरे बच्चों, यहाँ मैंने आपसे कहा कि ऊपर की तरफ कौन सा एंड है? नीचे की तरफ मुझे जल्दी बताइए, सब बच्चे तुरंत बताइए। मेगा स्पोर मदर सेल माइक्रोपाइल एंड पर है कि चला जा पे? माइक्रोपाइल ऊपर तो है। यस सर। चला जा एंड पे आती तो यहाँ आती ना। यस सर। मेगा स्पोर मदर सेल कौन से एंड पे बनती है? समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक, कोई दिक्कत? थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, अभी नोट करना, अभी नोट करना। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेकर एनलार्ज हो रही है। बच्चों इधर मेगा स्पोर मदर सेल न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेकर एनलार्ज हो रही है। और यहाँ ये रही मेगा स्पोर मदर सेल, ये बाहर न्यूसेलस से इसके मेगा स्पोर मदर सेल, प्लॉइडी बोलो, मदर सेल है ना? ठीक, वही सेल यहाँ ले आया हूँ, एनलार्ज हो गई। अब ऊपर की तरफ कौन सा एंड है भाई? पक्की बात है। और नीचे कौन सा एंड होगा? चलते रहिए। यहाँ पर अब इसके अंदर मियोसिस, एक ही सेल थी मेगा स्पोर मदर सेल, वहां तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बहुत सारी होती है, यहाँ सिंगल सेल। इसके अंदर मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड डिवीजन में पढ़ा होगा कभी तो। जब यहाँ कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। मियोसिस फर्स्ट जब होगा दो सेल बनेगी, लेकिन प्लॉइडी क्या हो जाएगी? क्योंकि मियोसिस क्या, मियोसिस हो चुका है, तो प्लॉइडी यहाँ पर दो सेल बन रही है।
2 सेल। यहाँ इन 2 सेल को आप मेगास्पोर डायाड के नाम से पुकारते हैं। डाई मतलब डायाड। अब मियोसिस सेकंड हो रहा है और मियोसिस सेकंड जब होगा तो माइटोसिस के जैसा ही होता है, और जब माइटोसिस के जैसा हो रहा है तो मेगास्पोर क्या बन रहा है? टेट्राड। और मेगास्पोर सारे के सारे लीनियर मैनर में है। वहां पर मैंने आपको 2 शेप बताई, माइक्रोस्पोर, आइसोबाइलेट्रल और टेट्राहेड्रल। जैसे वो 5 होते हैं, आइसोबाइलेट्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, लीनियर होता है, टी शेप होता है, डैक्यू शेप होता है, बहुत सारे शेप होते हैं वहां। लेकिन यहाँ तो आपको सिर्फ किस मैनर में मिलेगा? लीनियर मैनर में ही आपको दिखेगा बेटा। तो मेगास्पोर यहाँ टेट्राड बन गया, और ये यहाँ प्लॉइडी बोलो, प्लॉइडी बोलो। ठीक बात है। इनमें से जो ऊपर वाले 3 मेगास्पोर होते हैं वो छोटे, और सबसे नीचे वाला बड़ा। तो जो छोटे होते हैं 3 मेगास्पोर डीजनरेट, और 1 रिमेन फंक्शनल। मुझे जल्दी से सब बच्चे आंसर दे दो। फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोफाइल या जलाजलाइट? जलाजलाइट पर नीचे की तरफ है बेटा। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये फंक्शनल मेगास्पोर किस तरफ आपको दिख रहा है? चला। मेगास्पोर मदर सेल किस एंड पर थी? माइक्रोफाइल। और ये किस एंड पर है? किसे कोई दिक्कत? यहाँ क्या मेगास्पोर बन गया है? और मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर हो जाएगा, सिस्टम आता है। और मेगास्पोर से अब डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। यहाँ अब मेगा गैमेटोजेनेसिस की तरफ चलते हैं। मेगा मैक्रो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। इधर देखिए बच्चों, ये जो है ना मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ये रहा फंक्शनल मेगास्पोर, ये रहा फंक्शनल मेगास्पोर, ये रहा। और फंक्शनल मेगास्पोर प्लॉइडी बोलो पहले, माइटोसिस कर रहा है। माइटोसिस जब करेगा तो यहाँ पर कितने बन गए? 2 बन गए, दोनों पोल्स पे चले जाएंगे। फिर माइटोसिस करेगा, फिर माइटोसिस करेगा, कितने माइटोसिस हो गए? 3 ही होंगे। चार ऊपर और 4, उसमें से अब
दो मूवमेंट करके कहाँ आ जाएंगे? क्या अरेंजमेंट 3-2-3 का हो गया? कितने माइटोसिस हुए? और अब साइटोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में मुझे बताओ पहले कितने न्यूक्लियस है टोटल अंदर? 8 में से 6 पे साइटोकाइनेसिस होगा, 2 ऐसे ही रहेंगे सेल। तो जो नई सेल बन रही है नए कलर से बन रही है। ये क्या है? ये दोनों क्या है? फ्लोइडी जानते हो क्या? एन। इसको किस नाम से पुकारा? गजब, बहुत ही बढ़िया। ये क्या है तीनों? ये दोनों क्या है? ये क्या है? गजब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। क्या सेल कितनी है यहाँ? 7 है। आओ गिने। 1 2 3 4 5 6 7। सही है, 7 सेल है। न्यूक्लियस कितने हैं? 8 है। तो ये 7 सेल, 8 न्यूक्लियस है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक, जो कि मैच्योर एम्ब्रियोसेक है फर्टिलाइजेशन के लिए। ऊपर की तरफ कौन सा एंड है? और नीचे क्या है? वही बनाया मैंने। एग एपरेटस किसकी तरफ होता है? माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल। ये बेटा क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी meiotic and mitotic, how many meiotic and mitotic division required for formation of embryosac from megaspore mother cell? 8 meiosis, 18 सही है। वहाँ कितने हुए थे? 8 meiosis, 2 mitosis। यहाँ आ जाओ शुरू से देखते हैं। मेगास्पोर मदर सेल ये रहे, एक ये 2 नहीं है, मियोसिस एक ही है। मियोसिस फर्स्ट सेकंड करके एक होता है बेटा, तो उससे तो मेगास्पोर बन गया। और उस मेगास्पोर में कितने माइटोसिस हुए? 1 2 3। अगर ऐसा है तो मैच्योर एम्ब्रियोसेक बनने के लिए, फीमेल गैमेटोफाइट बनने के लिए, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। और अगर मेल गैमेटोफाइट बनेगा तो 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। कैसे हुए थे याद है ना? वहां पर 1 माइटोसिस से तो ट्यूब और जनरेटिव सेल, दूसरे माइटोसिस से जनरेटिव सेल 2 आइडिया। एक बात है, तो इस तरह से यहाँ पर
हाँ, आपका संडे को इस बार टेस्ट है, माइनर है, तो आपकी सैटरडे ऑफ रहेगा। सही है, आप देखते हैं क्या करते हो आप लेकिन गजब ही करोगे मतलब। बहुत समय मिल रहा है तैयारी। तो भाई इधर देखो, आज का काम समझो। हाँ लिखना है, पहले काम समझो। मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम क्या है? और एम्ब्रियो सेक क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। यहाँ से पढ़ना शुरू करना, ये पढ़ना बेटा, ये पढ़ना बेटा। ये देखो अपने मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल ने पहले क्या बनाया? डायाड बनाया। फिर डायाड के बाद क्या बनाया? सारे फोटो बनाए मैंने यहाँ पर बेटा। फिर उसके बाद में ये देखो यार, 2 बन गए, 4 बन गए, 8 बन गए, दोनों ये है एपरेटस रहा, ये सेंट्रल सेल रही, 2 उसके कॉलम में गई एंट्रीकोट। ये सेंट्रल सेल का मतलब समझ लो आप, ये पूरी सेल सेंट्रल सेल है ये। और यहाँ पर ये, अब यहाँ पर इन्होंने ये माइक्रोपाइलर एंड को इधर करके, चला जा को इधर करके ऐसे बना दिया। एक ही बात है, फिलिफॉर्म एपरेटर, सिनर्जिड है, ये भी सब अपन ने बनाए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। आराम से पढ़िएगा एक एक लाइन को, बहुत अच्छी से समझ में आएगी, क्योंकि कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ तक पॉलिनेशन से पहले तक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर आज हमने तैयार कर दिया। आखिरी लाइन यही है, नोट करेंगे क्या? फोटो के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं? आराम, ये तो हो गया था। हाँ मेरे बेटा बोलो। सिंगल सेल से माइटोसिस हुआ ना बेटा? आराम से लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाली तो क्या है? प्राइमरी सेल, जो माइटोसिस करके इंक्रीज है बेटा, ये इंक्रीज है। इसके बाद ये वाला, ये यहाँ कुशन बना, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल का मास है, जो परमानेंट सेल पैरेन्काइमा में आएगा तो उसे क्या कहोगे? न्यूक्लियस की एक सेल क्या बनाती है? जो माइटोसिस करके क्या बनाती है? और यहाँ इसने आगे क्या बनाएगी? और ये केवल एक सेल, मेगास्पोर मदर सेल न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन लेकर इससे एनलार्ज हो जाती है, और फिर इसके अंदर मियोसिस होता है। नहीं, उसमें तो माइटोसिस करके न्यूक्लियस बनेगा, इसमें ये तो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रही है? एक ही बनेगी बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। मुझे दोबारा फिर बता दो एक बार, मेगास्पोर मदर सेल कौन सा एंड पे होती है? और मेगा फंक्शनल मेगास्पोर तो आराम से आप नोट कर लेंगे बिना झगड़ा फसाद किए। एक बार से बच्चे फोटो जिनको लेना है ले लीजिए। इसका हो गया फोटो, ये देखिएगा मुझे इसका ले ले बेटा फोटो पहले। हो गया? इससे नेक्स्ट आएगी
आराम से चलिए बेटा, थैंक यू। एक मिनट कौन सी लाइट आ
Hello. Good morning. Good morning. Good morning. क्या हाल चाल? क्लास चल रही है अभी?